तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन सीरीज का एक और एपिसोड। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू कि जो मैंने टारगेट दिया था 70,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने का, तो फाइनली आप लोगों ने उसे अचीव करा दिया है। उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक दिक्कत की बात ये हुई है, आप लोगों ने टारगेट तो अचीव करा दिया, लेकिन मेरे सामने एक दिक्कत आ चुकी है। यूट्यूब ने एक वार्निंग दी है, क्योंकि माउंटेन सीरीज के पिछले कुछ एपिसोड काफी ज्यादा वायलेंस वाले थे। इसी वजह से उसके ऊपर एक वार्निंग आई है, जिसका मतलब ये होता है अगर दोबारा से एक और वार्निंग आ जाती है तो मैं अगले 1 महीने तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से माउंटेन सीरीज से कुछ वीडियो को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखना पड़ा है। अगर आप लोग इस मैसेज को देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है या तो मेरे ऊपर से वार्निंग हट चुकी है, या फिर अब मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुका हूँ। जो कुछ भी मैंने सोचा होगा वो सब कुछ आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को शुरू कर देते हैं, देखते हैं मैं कब पब्लिक करता हूँ। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पब्लिक हो और सबको दिखाई दे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे, जितना जल्दी देखेंगे, हमें भी उतनी ही अर्निंग होती है। नाउ इस एपिसोड की शुरुआत में हम टोर सिटी का सीन देखते हैं। टोर सिटी इस समय विकास क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सब जगह पर एजुकेशन का माहौल है। जितने भी लोग चैंगली के साथ में उसकी टोर विलेज के अंदर है, उन सभी को नई नई चीज सिखाई जा रही है। वेपन्स का यूज करना, मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, ये सब कुछ। और इसी कमांड यूनियू के पास में, क्योंकि वो सबसे इंटेलिजेंट है और बुक्स भी सबसे ज्यादा पढ़ता है, तो चैंगली ने इसी को इंचार्ज बनाया है सबको सब कुछ सिखाने का। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम एक जाने पहचाने चेहरे को दिखते हैं। एक बंदा है जो एक घोड़े के ऊपर सवार है, तेज से आगे तरफ बढ़ रहा होता है। सामने एक तरफ एक कुटिया होती है और साथ में एक लेडी भी। ये बंदा सीधे उस लेडी के पास पहुंच जाता है और पता चलता है ये बंदा असल में फूडी है। रिंग ट्रैप का 10th प्रिंस एक टेम्पर संजय के साथ में था, लेकिन अब अकेले सफर पर निकल पड़ा है। और यहाँ पर जो इस लेडी से मिला है, इस लेडी को पहले से जानता है। लेकिन ये जो लेडी है, ये शायद से फूडी को पहचान नहीं पाती, क्योंकि फूडी से कई साल पहले मिला था और अब वो काफी बड़ा हो चुका है। उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये लेडी उसके साथ में काफी अच्छे से बात करती है। उससे कहने लगती है तुमने काफी लंबा सफर तय किया होगा और अभी भी तुम काफी दूर जाने वाले हो, थोड़ी देर रुक के आराम कर लो। इससे फूडी बोलता है नहीं, मैं इतनी दूर से भी नहीं आया, यहीं पास से ही। अब तो ये दुनिया बहुत छोटी है, हर जगह पर कोई ना कोई मिल ही जाता है। और ये कहते हैं वो लोग जिसमें खाना खाना शुरू कर देता है। वो देखता है वो लेडी वहां पर बहुत ज्यादा खुश है। उसके साथ में उसके दोनों बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों के चेहरे के ऊपर एक काफी अच्छी स्माइल होती है। और इसके अलावा ये लेडी यहाँ पर आने वाले लोगों को भी खाना बांट पा रही है, यानी इसका मतलब इनके पास में खाने की भी ज्यादा कमी नहीं है। तभी वो लेडी आगे पूछने लगती है वैसे तुम किस तरफ जा रहे हो। एकदम सन्नाटा सा होता है। फूडी कुछ जवाब नहीं देना चाहता। फिर वो एकदम से अपना सवाल पूछता है वैसे आपके हस्बैंड किस जगह पर है। इस पर लेडी बताने लगती है असल में मेरे हस्बैंड शिकार पे गए हुए हैं अपने डॉग को साथ में लेकर। अभी हाल ही में सर्दियां खत्म हुई है, तो हमने शिकार वगैरह शुरू कर दिया है ताकि अगली सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। इस समय लेडी फूडी को ये बताती है कि इस टाइम पर ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर अक्सर ही कुछ लड़ाई होती रहती है। जो रिंग ट्रैप के लोग हैं वो यहाँ पर अक्सर लड़ते हुए मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन अब तो हमें आदत हो चुकी है। इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सेफली सफर करना चाहिए। सफर के समय तुम्हारी किससे फाइट हो सकती है, इसलिए एकदम चौकन्ना ना रहना। इस पे फूडी बोलता है वैसे इस एरिया का इंचार्ज कौन है। इस पे लेडी बताती है कि जितने भी रिंग ट्रैप के एरिया है उनमें से किसी के ऊपर भी कोई भी एक क्षेत्र राज नहीं कर रहा है। हर एक एरिया के ऊपर 2 या फिर 3 लीडर आ चुके हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उस एरिया को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करने के लिए इस एरिया के लिए नॉर्दर्न ग्रुप और वेस्टर्न ग्रुप, उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई चल रही है। इसमें फूडी उन दोनों ग्रुप के लीडर के नाम पूछने लगता है, तो लेडी बताती है जो नॉर्दर्न ग्रुप है उसका लीडर है हुआन ली और जो वेस्टर्न ग्रुप है उसका लीडर है वेंडाओ। इसी के साथ में फूडी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसका एक भाई जिन वेंडाओ अभी भी जिंदा है, जो कि आगे जाकर थ्रोन में बैठने का हकदार हो सकता है। वो उन कुछ भाइयों में से एक है जो कि जंगली के साथ में उस फाइट में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदा बचने में कामयाब हो गए। आखिर के अंदर जब खाना खत्म होता है तो फूडी खाने के लिए थैंक यू बोलता है और साथ में इस इन्फॉर्मेशन के लिए, और फिर अपने घोड़े को लेकर चला जाता है। जब वो घोड़े को ले जा ही रहा होता है तभी लेडी से कहने लगती है वैसे मैं तुम्हारी शक्ल को देखकर थोड़ा बहुत पहचान पा रही हूँ, शायद से मैंने तुम्हें पहले कहीं पे देखा है। इससे फूडी बोलता है क्या सच में आपने मुझे पहले कहीं पे देखा है, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ। इस पे लेडी बोलती है तुम्हारी शक्ल काफी हद तक उस बंदे से मैच करती है। वो एक छोटा सा लड़का था जो कि बहुत ज्यादा प्यारा था, मेरे साथ में काफी अच्छी तरह बात करता था और सबकी रिस्पेक्ट करता था। जब भी मैं उसको देखा करती थी मेरे को एक अलग उम्मीद दिखाई देती थी। वो रिंग ट्रैप के बाकी लोगों की तरह नहीं था, बिल्कुल भी उसके अंदर ब्रूटलिटी नहीं थी, वो एकदम मासूम सा था। ये कितने लेडी यहाँ पर फूडी को एक्सप्लेन कर रही होती है और फूडी समझ जाता है यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। वह आगे पूछता है आपको क्या लगता है अभी वो लड़का किस जगह पर है। इस पे लेडी बताती है कुछ साल पहले खबर आई थी कि उसकी मौत हो चुकी है। एम्पायर की एक लड़ाई के अंदर वो बहुत बुरी तरह से मारा गया। काश वो अभी भी जिंदा होता। एक मासूम सा बच्चा लड़ाई की भेंट चढ़ गया, जिसको शायद से पता भी नहीं होगा कि वो किसकी तरफ से लड़ाई कर रहा है या फिर इस लड़ाई का रीजन क्या है।
ये सुनकर फूडी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक भी आप उसको याद कर पा रही है। हो सकता है वो बंदा पहले मर चुका हो या फिर हो सकता है अभी भी जिंदा हो। अगर वो बंदा जिंदा होगा और उसको पता चलेगा कि आप अभी भी उसको याद कर रही है, मुझे पूरा यकीन है उसको बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा होगा कि कोई तो है जो कि उसको अभी भी याद किया करता है। ये कहते वो अपने घोड़े बैठकर उसको भगा लेता है। इसके बाद में जब वो काफी दूर निकल जाता है तो एक जगह पर आराम करने लगता है और सोचने लगता है उसको अपनी लाइफ के अंदर अब आगे क्या करना चाहिए। एक लौती लेडी जिसको वो जानता था, जिससे कि बात कर सकता था, उसने बात करके देख लिया है और उसके हिसाब से तो वो पहले मर चुका है और अब उसके सामने जाकर ये बताना नहीं चाहता कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगर फूडी ने सबके सामने ये बता दिया कि अभी भी वो जिंदा है, वो 10th प्रिंस है, तो उसके ऊपर और उसके साथ जितने भी लोग हैं उन सभी की लाइफ के ऊपर काफी दिक्कत आ सकती है। अभी इस टाइम पर उस लेडी की जिंदगी काफी चल रही है, जितने बच्चे उसके साथ में हैं वो बच्चों को ठीक से पाल पा रही है और अभी तक भी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो आगे भी सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर फूडी उनके साथ में ज्वाइन हो जाता है तो एक प्रिंस होने के कारण अपने आसपास के लोग खतरे में डाल देगा और वो लोग भी मारे जा सकते हैं। फूडी सब बिल्कुल भी नहीं चाहता। साथ में उसका दिक्कत की बात यह है उसके पास जाने के लिए कोई जगह बची नहीं है। रिंग ट्रैप के अंदर वेंडाओ का पूरी तरह कब्जा होने वाला है। वो कुछ टाइम के अंदर पूरे रिंग ट्रैप को अपने कब्जे में कर लेगा और अगर नहीं भी कर पाता है तो इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही है कि 10th प्रिंस अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। ना उसके पास सेना है, ना ही कोई रुतबा। चेंगली के पास से भी वो भाग आया है, टोड ब्लिज से भी अब उसका कोई भी नाता नहीं रहा है। मतलब अब उसका कोई भी पास्ट नहीं है, केवल फ्यूचर है जिसके अंदर उसे अपनी जगह बनानी है बिना अपने पास्ट का यूज किए हुए। इसके अलावा उसे एक और चीज याद आ रही होती है, एक लड़की, जिस लड़की के चक्कर में उसने काफी कुछ सेक्रीफाइस किया था, अपनी खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। उस लड़की और सोच रहा होता है कि वो लड़की अभी क्या कर रही होगी। वैसे इस टाइम पर केवल फूडी नहीं है जो कि अपनी नई लाइफ को सेटअप कर रहा है। यहाँ से हम चिकन सिटी का सीन देखते हैं। जगन सिटी दोबारा से स्टेबलाइज होने लगी है। लोग धीरे धीरे करके इस सिटी में आने लगे हैं क्योंकि जगन सिटी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, तो इसका मतलब इसी वजह से पूरी दुनिया से लोग इस सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें लगी हुई है, कुछ जॉब्स के बारे में लिखा हुआ है कि कब सारे लोग इंपीरियल पैलेस के अंदर जॉब्स हासिल कर सकते हैं और लोग इन्हीं जॉब्स के लिए मेनली सिटी के अंदर आ रहे हैं। इस टाइम पर हम सेंगजाई को देखते हैं जिसके हाथ में एक दूसरा बंदा भी है। वैसे तो ये एक शाही फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक ये टोड विलेज के अंदर था, वहां से इसको काफी नॉलेज मिली हुई है और यही सेंगजाई के कब्जे तक काम आने वाली है। ये लोग अपने सफर पर निकल पड़े हैं अपनी नई सिटी की तरफ। सेंगजाई को असल में एक छोटी सिटी दे दी गई है क्योंकि वो भी एक प्रिंस है। जो बड़ा प्रिंस था उसने पूरी सिटी हत्या ली और छोटे प्रिंस सेंगजाई को एक छोटा जमीन का टुकड़ा दे दिया है ताकि बेकार की लड़ाइयां ना हो। और अब सेंगजाई उसी जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसको ठीक से संचालित करने के लिए उस जगह पर जा रहा है, उस जगह सिटी लॉर्ड बनने के लिए। जो साथ वाला बंदा होता है उसको जाने लगता है हमें जो जगह मिली है उसका नाम है लुओ फैंग और वो बहुत ही बेकार सी जगह है। इस सिटी के अंदर केवल 10,000 लोग हैं जिनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। यह बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं है, ये पूरी तरीके से मछलियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मछलियां पकड़ के लाते हैं और उन्हीं से उनको गुजारा चल रहा है। कुछ टाइम के अंदर ये जगह पूरी तरह नष्ट हो जाने वाली है क्योंकि ये जगह क्विंगजाओ, जोजाओ और जिंगजाओ सिटी के बॉर्डर पर आती है और इस जगह पर कब से डाकू देखने को मिलते हैं जो क्या गुजरने वाले लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी वजह से उन्होंने सिटी को भी अपने कब्जे में कर रखा है। वो सिटी के लोगों के ऊपर बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। इसलिए अगर इस जगह कोई भी सिटी लॉर्ड बनता है तो जब लंबे टाइम सिटी लॉर्ड रहने वाला नहीं है। जो डाकू है वो उसके ऊपर भी अटैक करके उसे खत्म कर देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि इस एरिया कोई भी सिटी लॉर्ड हो। इस एरिया को हमें देना हमें मौत को देने के बराबर है। इस पर संजय बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमें जमीन क्यों मिली है? ये जगह इतनी ज्यादा बेकार थी, इसी वजह से हमें दे दी गई। अगर इतनी बेकार नहीं होती तो मेरे भाई बिल्कुल भी मुझे इस तरह की जमीन को देने के लिए हाँ बिल्कुल नहीं बढ़ता। ये जगह हमें मिली है, इसके बदले में हमें स्वतंत्रता दी गई है। हम बिल्कुल भी जगन सिटी जब मेरे भाई के अंडर में नहीं आता है, मैं बिल्कुल भी एम्पायर के अंडर में नहीं आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो कभी भी आगे मुझे कुछ भी ऑर्डर दे और मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूँ। मैंने इस जमीन को एक्सेप्ट कर लिया, इसके बदले में मैं इस सिटी का लॉर्ड बन जाऊंगा, इस सिटी को संभालने की कोशिश करूंगा और अगर किसी तरीके से सिटी को संभालने में कामयाब हो जाता हूँ, एक अच्छा लॉर्ड बन जाता हूँ, तो मैं मुझे बिल्कुल भी जगन सिटी या फिर किसी और सिटी की बात को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक स्वतंत्र किंग होऊंगा। मेरे और मेरे भाई की जब लड़ाई चल रही थी कि कौन जगन सिटी का किंग बनेगा, उस टाइम पर वो मुझे खत्म करने वाला था क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो आसानी से जगन सिटी को अपने कब्जे में कर लेता। तब मैंने शर्त रखी कि मैं उसको जगन सिटी का किंग बनने दूंगा, इसके बदले में वो मुझे एक छोटी सिटी दे देगा और ये सिटी उसने हमें दे दी। और ये अच्छी बात है, इस सिटी के साथ मुझे एक टाइटल भी मिला है जिसका नाम है फ्री किंग। तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लूफेंग सिटी है वो बहुत ज्यादा बेकार सी है। वहां पर 10,000 लोग हैं जो कि अपनी बहुत ज्यादा बेकार जिंदगी जी रहे हैं। ये एक बहुत ज्यादा गलत लोकेशन में बनी हुई सिटी है और इसी वजह से अगर ये हमारे पास में होगी तो भी हमें ज्यादा फायदा नहीं करेगी, लेकिन हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। जिस तरीके से चेंगली ने केवल 5 लोगों की मदद से अपना इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, क्या तुम जानते हो
चेंगली एक टाइम पर माउंटेन बैंडिट्स के गांव को अपने कब्जे में रखता था, जिसके अंदर केवल 5 लोग थे। लेकिन अब इस टाइम पर वो इतने बड़े देश को कंट्रोल में कर रखा है कि पूरी दुनिया से डरती है। सब लोग ये बात मानते हैं कि चेंगली को किसी भी तरीके से फाइट में हरा पाना बहुत तो मुश्किल है। सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और डरते भी हैं। मुझे यकीन है जिस तरीके से धीरे धीरे करके चेंगली को लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, वैसे हमें भी लोग ज्वाइन कर लेंगे। सेंगजे तक कह रहा होता है, तभी सामने तो कोई बंदा आ जाता है। सेंगजे तुरंत अपने घोड़े को रोक देता है। घोड़ा एकदम से टकराने वाला था। सेंगजे चिल्ला के बोलता है, तुम कौन हो? तभी वो बंदा बताता है, मैं यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। क्या आप ही हैं फ्री किंग, जो कि एक नई सिटी को स्टेबलाइज करने वाला है? इसमें संजय बोलता है, हाँ बिल्कुल हूँ तो मैं वही, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी मेरे को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास कोई सेना नहीं है, ना ही कोई जनरल है, ना ही कुछ भी पैसे और ना ही कोई ऐसा रिसोर्सेज जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितनी जगह भटकने वाला हूँ। और ये कहते मन में ये भी सोच रहा होता है, ये बंदा यहाँ पर आया क्यों है और इस तरीके से मेरे को ज्वाइन करना, कहीं इसके पीछे किसी साजिश तो नहीं है? क्योंकि कोई बंदा बिना किसी फायदे के किसी को भी ज्वाइन नहीं करता है। इसके बाद में जब ये बंदा अपनी टोपी उतारता है तो चलता है, ये बंदा बेन चुआन है, ब्लैक रॉक सिटी का पिछला किंग। ये बंदा बहुत टाइम पहले एग्जिस्ट करता था और ऐसा लगता था ये बंदा मर चुका है। रिंग ट्रैप के लोगों ने इसको खत्म कर दिया था, लेकिन अब ये बंदा दिखाई दिया है। मतलब ये बंदा अब तक जिंदा था। ये बंदा बहुत कमाल का है। इसकी स्ट्रेटेजी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। इसने ब्लैक रॉक सिटी को अपनी स्ट्रेटेजी की मदद से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया था। पिछले किंग को मारकर खुद गद्दी बैठ गया और फिर यूजो सिटी के साथ में एक बहुत बड़ी फाइट की थी। अब ये बंदा सेंगजाई के साथ में है, या तो ये सेंगजाई कब्जे से मदद करने वाला है। इसकी स्ट्रेटेजी नॉलेज कब्जे शानदार है। अगर ये बंदा सेंगजाई के साथ में टिक जाता है तो काफी मदद कर देगा, लेकिन अगर इसकी सनक जाती है तो इसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पिछली बार भी एक किंग को मार चुका है, ये दोबारा से वैसा कर सकता है और सेंगजाई तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। वो किंग तो बहुत ताकतवर था, अच्छी तरह से लड़ पाया, लेकिन सेंगजाई में ऐसा कुछ नहीं है, एक अटैक में खत्म हो जाने वाला है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।